हेलो एवरीवन। आज हम लोग 12th का फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं जो प्रजनन की मेथड्स है, जिसमें स्पेशली हम लोग बात करेंगे दो मेन मेथड की। एक है अलैंगिक एसेक्सुअल और दूसरा होता है लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बात करते हैं इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे हम बात कर रहे हैं नीट वगैरह में जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे या उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। क्लियर है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शंस की डिफिनेशंस की। तो रिप्रोडक्शन प्रजनन की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल हम लोग बात कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन या प्रजनन को। इसका सिंपल डिफिनेशंस होता है अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना प्रजनन या रिप्रोडक्शंस कहलाता है। ठीक है, मतलब हम बात करते हैं रिप्रोड्यूस देयर सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पीसीज बोल सकते हैं, या फिर अपने ही समान संततियों को या ऑफ स्प्रिंग प्रोजनी को जन्म देना, ये क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना। ये इसका सिंपल क्या होता है? डेफिनेशन होता है। अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रजनन की कुछ फीचर्स की, या हम बात कर रहे हैं लक्षण की। तो देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। जीवों में या फिर हम बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें दो तरह के लक्षण पाए जाते हैं। एक होता है डिफाइनिंग फीचर और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो रहता है ये सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है, और डिफाइनिंग फीचर जो रहता है ये केवल किस में पाया जाता है? सजीवों में। तो रिप्रोडक्शंस को हम बात करते हैं, इसको हम डिफाइनिंग फीचर में नहीं लेते हैं। जैसे हम निर्जीव की बात करें, वाटर की हो गया, मिट्टी की हो गया, इसकी भी मात्रा बढ़ता है अमाउंट, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? ये लाक्षणिक गुण में या कैरेक्टरिस्टिक्स गुण बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? लाक्षणिक गुण होता है, लाक्षणिक गुण होता है जीवों का। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं प्रजनन में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अब इसमें इसकी प्रोसेस की। तो इसके फीचर्स में हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब जनन इकाई बोल रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बात करते हैं कौन सा? गैमेट या युग्मक। इसका क्या होता है? निर्माण होता है या फॉर्म होता है, लिख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट या फिर युग्मक का क्या होगा? इसमें निर्माण होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं जब रिप्रोडक्टिव यूनिट या युग्मक, जैसे हम बात कर रहे हैं मेल या फीमेल जो भी युग्मक रहेगा इनका निर्माण होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके जो डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ रहेगा इसकी अमाउंट या मात्रा भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो डीएनए की जो अमाउंट है बढ़ने के लिए यहाँ पर रेप्लिकेशन या द्विगुणन होगा। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये लिख सकते हैं, या प्रेजेंट होता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब डीएनए से आरएनए भी बनेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आरएनए, प्रोटीन, अन्य पदार्थ भी क्या होगा? का निर्माण होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हम बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से बात कर रहे हैं? पहला तो हम बात कर रहे हैं जो जनन होता है, यहाँ पर ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लाक्षणिक गुण होता है। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब युग्मक जो रहेगा इसका निर्माण होगा। थर्ड हम बात करते हैं इसमें डीएनए रेप्लिकेशंस होगा, जिससे जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा ये बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए है, प्रोटीन एंड अन्य पदार्थ जो रहेगा, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में ये आरएनए हेल्प करेगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस में होगा। नेक्स्ट हम इसमें एक पॉइंट याद रखते हैं, रिप्रोडक्शन के जो फीचर्स होते हैं इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स जो रहेगा,
जीवों की जो संख्या होता है या कोशिकाओं की जो संख्या रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या, और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम बात कर रहे हैं जीवों की संख्या, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। ये बोल रहे हैं ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है सिंपल रिप्रोडक्शन या जनन के फीचर्स में आएगा। जो चार या हम बात कर रहे हैं बेसिक पॉइंट जो है ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शंस का, ये तो हो गया फीचर्स, इसका इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है। तो हम बात कर रहे हैं इसके इम्पोर्टेंस की, महत्व की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके महत्व में क्या क्या हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं टू मेंटेन कंटिन्यूटी, मतलब जीव जो रहते हैं अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए या इस अर्थ पर अपनी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है, प्रजनन करता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, बोल रहे हैं कंटिन्यूटी, निरंतरता के लिए बोल रहे हैं, निरंतरता या कंटिन्यूटी जो रहता है इसको मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है, या ये बोल सकते हैं इसमें ये सहायक होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट मतलब हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन की। देखिए इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं हमारा कोई भी सेल्स जो क्षतिग्रस्त हो गया या डेड हो गया मान के चलते हैं, तो उस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए उसके जो नियर सेल्स रहेंगे या वहाँ पर जो मेन सेल्स होगा, जो टोटीपेटेंट बोलते हैं, डिवाइड होने वाले सेल्स, या मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे, विभाज्योतक ऊतक रहेगा, वो विभाजित होकर उसको क्या करेगा, रिप्लेस करता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जीवों में, तो जो जीव जो रहता है क्या होगा, वृद्ध हो गया या जिसका एज ज़्यादा हो गया है, तो उसको जब क्या होगा, डेथ हो जाएगा, तो जो न्यू स्पीसीज रहेगा उसकी पोजीशन लेगा, इसका मतलब उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर वेरिएशंस के लिए है, वेरिएशन मतलब विभिन्नता करके। अब हम बात करते हैं प्रजनन की जो क्रिया होती है, यहाँ पर क्या आता है, अगर हम इसकी स्पेशली एक मेथड की बात करें, जिसमें जो मेथड हम बात कर रहे हैं वो है एक्चुअल में लैंगिक जनन की। अगर इस जनन की बात करते हैं तो इसमें दो युग्मक बनते हैं, एक जो रहेगा मेल गेमेट होगा और एक फीमेल, या नर और मादा जो वर्ड यूज करते हैं। तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए है, वो भी क्या होगा, फ्यूज होगा। जब ये फ्यूज होगा तो यहाँ पर क्या होता है, उन दोनों की जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो कॉम्बिनेशन में आएंगे, मेल और फीमेल के। तो इस कंडीशन में कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं। ये जो कैरेक्टर्स रहता है ये क्या करता है, जो संतति रहता है उसको पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट रखता है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर आएंगे। तो ये जो कैरेक्टर जो रहता है वो थोड़ा चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, विभिन्नता। तो ये हम बात करते हैं प्रजनन के कारण वेरिएशंस आता है, और ये वेरिएशंस जो रहता है ये क्या करते हैं, जीवों को जो उनके कैरेक्टर्स है या लक्षण हैं उनके वृद्धि में या उनके उद्विकास, इवोल्यूशंस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हम बात करते हैं सिंपल पॉइंट्स की। हम बात करते हैं यहाँ पर जो जीव रहता है, जब इसमें प्रजनन होता है तो प्रजनन के कारण क्या होता है, ये अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है बोलते हैं। और ये बोल रहे हैं प्रजनन जो रहता है इनके जो निरंतरता है इसको बनाए रखने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसका भी हम बात करते हैं, एक रीजन्स होते हैं, कारण क्या होता है, जो प्रजनन जो रहता है ये इस तरह के इसके इम्पोर्टेंस होता है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं रीजन की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीजन जो रहता है, कारण की बात करें तो कारण में हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं इसका स्पेसिफिक जो रीजन क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेशल इनहेरिटेंस जेनेटिक मटेरियल होता है या अनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे जो डीएनए आरएनए है उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं, इनका जो मेन रीजन रहता है
इसकी हम बात कर रहे हैं, इसका इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो अनुवांशिक पदार्थ रहता है इसका क्या होता है, स्थानांतरण बोल रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब ये स्थानांतरण होता है तो इसके कारण उनमें क्या होता है, ये सारे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं या ये इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है बोल रहे हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, मतलब ये हम बोल रहे हैं अनुवांशिक पदार्थ का वंशानुगति बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस मतलब होता है वंशानुगति की बोल रहे हैं, वंशानुगति की, ठीक है। तो अनुवांशिक पदार्थ की वंशानुगति के कारण उनमें कुछ कैरेक्टर जो रहता है ये चेंज होते जाता है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल, हम बात करते हैं प्रजनन से रिलेटेड पॉइंट्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्येक जो ऑर्गेनिजम्स या जीव होता है उसका जो जीवन काल होता है एक निश्चित समय तक का होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें लाइफ स्पॉन की, जीवन अवधि की बात कर रहे हैं या समय बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ स्पॉन होता क्या है, अगर हम लाइफ स्पॉन को सिंपल डिफाइन करें तो जो बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, सरवाइव करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, इस समय को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम बात कर रहे हैं, सिंपल डेफिनेशंस क्या है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का समय बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब जन्म से लेकर जो क्या होता है प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय होता है इस समय को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पॉन बोलते हैं, क्लियर है, जीवन अवधि बोलते हैं। अब जीवन अवधि की बात करते हैं तो जीवन अवधि जो रहता है अलग अलग जीवों में इसका टाइम पीरियड जो रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जीवन अवधि जो रहता है ये क्या होता है, हम बात करते हैं किस इसके सिंपल डेफिनेशंस की या हम बात करें फैक्टर की, तो जीवन अवधि जो रहता है वो साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं साइज पर निर्भर नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग किससे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक हम बात कर रहे हैं क्रो, कौवे की बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं किसका, पैरट की, तोता की बात कर रहे हैं। कौवे और तोता की अगर हम बात कर रहे हैं साइज की तो हम लोगों को पता है लगभग उनकी साइज जो रहता है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन इनका जो जीवन अवधि रहता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कौवे की बात करते हैं तो इनका जो एवरेज लाइफ जो रहता है वो कितना रहता है, 15 साल का रहता है, 15 ईयर। पैरट की बात कर रहे हैं तोता की, तो इनका जो लाइफ होता है एवरेज ये कितना होता है, 140 ईयर्स, 140 साल का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं इनके जो लाइफ साइकिल मतलब लाइफ जो रहता है ये क्या होता है, अलग अलग रहता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कुछ और स्पीसीज की, जैसे हम बात करते हैं मे इंसेक्ट की, कीट है ये, मे इंसेक्ट जो होता है इसका लाइफ जो स्पॉन होता है ये कितने दिन का होता है, 24 आवर्स, 24 घंटे का रहता है, मतलब एक दिन बोल रहे हैं, 1 डे, ये होगा एक दिन का। दूसरा हम बात कर रहे हैं मे इंसेक्ट के बाद जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला या फिर हम जो घरेलू मक्खी बोलते हैं, ठीक है, फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं इसी को, फ्रूट फ्लाई, ये जो रहता है कितना रहता है इसका, ड्रोसोफिला का 1 वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। बटरफ्लाई की बात करते हैं, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली की बात कर रहे हैं, तो बटरफ्लाई जो रहता है इसका क्या होता है, 1 to 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बटरफ्लाई के बाद क्या होता है, फ्लैटवर्म,
चपटेक्रीमी की जो आंत में पाया जाता है, इसका जो लाइफ स्पॉन रहता है ये 6 मंथ का होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रोज का। रोज जो रहता है इसका 6 ईयर आएगा, 6 साल तक का रहता है। राइस चावल की बात करते हैं, 4 मंथ का होता है, इसका लाइफ स्पान 4 महीने का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें राइस के बाद हम बात कर सकते हैं किसका, जो बनियान ट्री है, बरगद की बात कर रहे हैं। बरगद या वट वृक्ष बोलते हैं। इसका जो रहता है बनियान ट्री का जो लाइफ स्पान हम बात करते हैं, लगभग इसको हम बात करते हैं 300 से 500 के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होता है 500 साल जीवित रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसमें एवरेज दिया रहता है 300 to 500 ईयर दिया रहता है। ठीक है, 300 से 500 साल के बीच रहेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल का। पीपल जो रहता है फाइकस बोलते हैं साइंटिफिक नेम इसका। तो इसका जो लाइफ स्पॉन रहेगा ये कितना रहता है फाइकस का जो लाइफ स्पॉन रहेगा ये होता है 2500 ईयर, मतलब 2500 साल तक ये जीवित रह सकता है, मतलब इसमें कई जनरेशन निकल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल के बाद आ जाएगा कौन सा, एक सिकोया होता है। सिकोया बोल रहे हैं। इस प्लांट की जो लाइफ साइकिल रहता है मैक्सिमम हम बात करते हैं लगभग 3200 ईयर की बात करते हैं, ये इतना रहता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया कुछ प्लांट्स में, जैसे इधर हम बात कर रहे हैं कुछ एनिमल्स में, और हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। तो जैसे एनिमल में हम बात करते हैं किसकी, पहले यहाँ से लिखते हैं डॉग की। डॉग जो रहता है ये 25 ईयर के आसपास होगा। काऊ की बात कर रहे हैं ये 26 ईयर के आसपास होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हॉर्स की। हॉर्स जो रहता है 60 ईयर होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंट की। एलिफेंट जो रहता है 85 ईयर्स तक होता है इसका लाइफ स्पॉन। तो ये इस तरह से कुछ जो एनिमल है ये भी याद रखने हैं, कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया इसका सिंपल टॉपिक जो 12th में नहीं है, ये नीट के पर्पज से या एम्स के पर्पज से हम बात करते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता कैसे है, तो देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं सीधे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आएगा फर्स्ट, इसमें हम बात कर सकते हैं निम्न में से कौन से ऐसे हैं जिसका क्या होता है, जो लाइफ स्पॉन होता है वो सबसे कम होता है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, सबसे कम लाइफ स्पॉन की। सबसे कम लाइफ स्पॉन किस में होगा, ऑप्शन दिया होगा। जैसे फर्स्ट ए दिया हुआ है, मान के चलते हैं बटरफ्लाई। सेकेंड दिया हुआ है ड्रासोफिला। थर्ड दिया हुआ है यहां पर में इंसेक्ट, और फोर्थ दिया हुआ है इसमें कौन सा, फ्लैटवर्म दिया हुआ है। ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल, सबसे कम लाइफ स्पॉन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका जीवन काल या जीवन अवधि कम समय का होगा। तो अब ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब हम इनको लाइफ स्पॉन हमको पता रहेगा एक्चुअल में क्या है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, बटरफ्लाई की बात करते हैं, इसका लाइफ साइकिल जो होता है 1 to 2 वीक होता है। ठीक है। ड्रासोफिला के 1 वीक की बात करते हैं। में इंसेक्ट के 24 आवर्स बोलते हैं, मतलब एक दिन की बात कर रहे हैं 1 डे। और फ्लैटवर्म की बात कर रहे हैं 6 मंथ।
तो ये इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि इसके बेसिस पर सबसे कम लाइफ स्पॉन या मिनिमम लाइफ स्पॉन जो रहता है वो किसका होगा। यहाँ से आंसर आएगा मे इंसेक्ट की आएगा, ठीक है। जो मे इंसेक्ट होता है ये इसका जो लाइफ स्पॉन होता है वो केवल कितने दिन का होता है, 1 दिन की या फिर 24 आवर्स का होगा। क्लियर है। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे अधिक लाइफ स्पॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे अधिक लाइफ स्पॉन कितना हो सकता है, किसका हो सकता है। तो देखिए सबसे अधिक लाइफ स्पॉन के लिए फिर से अब ऑप्शन हम बात करें, जैसे ये बॉटनी का क्वेश्चन हुआ, अगर बायोलॉजी में बॉटनी सेक्शन वनस्पति से, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। पहले हम जैसे बात कर रहे हैं, एक हो गया बनियान ट्री, बरगद का या वट वृक्ष बोल सकते हैं, वट वृक्ष। दूसरा हो गया पीपल का, पीपल को पीपल भी दे सकता है या फिर फाइकस भी दे सकता है, ठीक है। फाइकस इसका साइंटिफिक नेम है, दोनों याद रखिएगा। थर्ड हम बात करते हैं सिकोया का, और फोर्थ हम लोग इसमें याद रखते हैं, कोई भी एक और रख सकते हैं, बनियान हो गया, पीपल, फर्न की बात कर रहे हैं, फर्न। अब फिर से वही पॉइंट्स, अगर ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं तो हमको इसका क्या पता होना चाहिए, लाइफ स्पॉन। तो देखिए लाइफ स्पॉन हम बात करते हैं, इसमें मेंशन करते हैं। फर्स्ट जो है बनियान ट्री की, बनियान ट्री मैंने बताया इसका जो लाइफ स्पॉन होता है 300 टू कितना हो सकता है 500, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा पीपल की बात कर रहे हैं, इसका होता है 2500 या फिर 2500 ईयर होता है, ये भी किस में है, ईयर में है। सिकोया का होता है 3200 ईयर्स की बात कर रहे हैं। और फर्न इसका होता है एक सीजन होता है, मतलब मौसम की बात, एक मौसम जो रहता है ये होता है। क्लियर है। तो अब इसके बेसिस पर आई थिंक बताने की जरूरत नहीं होगा सबसे अधिक लाइफ स्पॉन किसका होगा। तो इसमें हमारा आंसर आएगा सबसे अधिक लाइफ स्पॉन में कौन सा आ जाएगा, सिकोया का आ जाएगा, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पॉन कितना है 3200 3200 वर्ष इसका क्या होता है, लाइफ स्पॉन होता है। तो इस तरह के हम सिंपल क्वेश्चन जो रहता है वो कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, ये है अगर हम लाइफ स्पॉन की बात करते हैं तो लाइफ स्पॉन जैसे कि हम बात कर रहे हैं सभी जीवों की, इसमें अगर ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन या मनुष्य की, तो मनुष्य के याद रखिएगा इसका जो लाइफ स्पॉन होता है ये हम लोग बोलते हैं 120 ईयर्स, 120 साल लेते हैं, ठीक है। ये किस में आता है, मनुष्य के में। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हम 120 साल जीते हैं। अब ये जो 120 साल कैलकुलेट होता है वो पर्टिकुलर एक एरिया के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि इस विश्व में कहीं पर भी जो मनुष्य है सबकी पहले एक क्या करते हैं उसमें, जो सबकी मतलब बोलने का मतलब वहाँ की जो एवरेज लाइफ है वो काउंट किया जाता है। जैसे इंडिया में कितना है, चाइना में कितना है, जापान में कितना है, ऑस्ट्रेलिया में कितना है, यूएसए में कितना है, ये इस तरह से सभी जगह की जो ह्यूमन बींग्स रहेंगे पहले उसका क्या करते हैं एक जनरल एवरेज निकालते हैं। अब उस एवरेज के बेसिस पर फिर सबको क्या करते हैं फिर से एक एवरेज निकालते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं 120 ईयर्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो चीनी लोग हैं या हम बात करें जापान के जो लोग रहते हैं उनका लाइफ स्पैन जनरली 120 140 जाता है या उनके ज़्यादा तक जाता है, तो इसलिए उनके बेसिस पर हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन आता है वो 120 के आसपास आता है। क्लियर है। तो सभी जीव जो रहते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं एक निश्चित क्या होता है लाइफ स्पैन रहता है, उसको कंप्लीट करने के बाद उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लाइफ स्पैन जो रहता है ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ
स्पीसीज की या ऑर्गेनिजम्स की, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा रहते हैं जिनका लाइफ स्पॉन जो रहता है फिक्स नहीं रहते हैं। इसमें हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मतलब अगर लाइफ स्पॉन फिक्स्ड है तो इसके बाद क्या होता है, जीवों की डेथ हो जाएगा, है ना, मतलब वो अमर नहीं होते। लेकिन हमको पता है अगर यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकी जीव की, तो जो एक कोशिकी जीव होता है, इन एक कोशिकी जीवों की जो क्या होता है लाइफ स्पॉन रहता है, ये क्या होता है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको पता है ये माना जाता है एक कोशिकी जीव क्या होता है, अमर होते हैं, मतलब इमॉर्टल होते हैं। ठीक है, इमॉर्टल मतलब हम बोल रहे हैं इनकी जो है नेचुरल डेथ वाली कंडीशन नहीं होती या डेथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमको पता है इनमें क्या पाया जाता है, बाइनरी फिजन, मतलब बाइनरी फिजन होता है द्विविखंडन, और द्विविखंडन के द्वारा बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होता है, जो पेरेंट होगा, जनक होता है, पेरेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डॉटर सेल में परिवर्तित हो जाता है, सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर ये इस तरह से परिवर्तित हुआ तो इसका फिर डेथ नहीं हुआ, मतलब वो फिर से क्या हो गया, यंग स्टेज में आ गया, ओल्ड स्टेज से फिर केस में आ गया यंग स्टेज में, मतलब वृद्धावस्था से फिर से वो युवा अवस्था में आ जाता है। क्लियर है? तो ये हम इस तरह से बात करते हैं लाइफ स्पॉन से रिलेटेड पॉइंट्स की, जिनमें याद रखिएगा एक कोश के जीव जो रहते हैं ये इमॉर्टल में हम काउंट करते हैं, अमर में। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पॉन है कोई फिक्स नहीं होता है, और बाकी जीवों की बात करें इनके लाइफ स्पॉन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया लाइफ स्पॉन जो एक छोटा सा टॉपिक था जिससे किस तरह के क्वेश्चन जो एम्स या नीट में आते हैं वो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो आएगा एक छोटा सा क्वेश्चन जो प्रजनन से रिलेटेड भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हम इसमें बात करते हैं प्रजनन को प्रभावित करने वाला कारक है, ये इस तरह से प्रजनन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसमें हम फर्स्ट बता सकते हैं, एक तो आता है आवास, दूसरा हम बात करते हैं शारीरिकी, तीसरा हम बात करते हैं शरीर की जटिलता, और चौथा ऑप्शन हम लोग बात कर रहे हैं एक से अधिक विकल संयोग, ये आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब रिप्रोडक्शन को जो इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आवास, हैबिट, क्या हैबिट जो है वो अफेक्टेड कर सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, ये क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन या प्रजनन को प्रभावित कर सकता है। कैसे? अगर हम बात कर रहे हैं कोई स्पीसीज जो रहता है वो पोलर रीजन में है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में, और यदि हम बात कर रहे हैं कोई जो सेम स्पीसीज है वो कहाँ है, जो सेंट्रल या हम बात कर रहे हैं मिड जोन में है, तो उन दोनों के बीच क्या होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण उनमें क्या है, रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव रिलेशनशिप बोल रहे हैं, प्रजनन संबंध जो है वो नहीं बन पाता है। इसको हम आगे देखेंगे जननिक पृथक्करण, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं। तो इसके कारण फिर इसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा शारीरिक फिजियोलॉजी, अब फिजियोलॉजी मतलब बोल रहे हैं अगर बॉडी की जो क्या है मैकेनिज्म जो प्रोसेस है, जैसे हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोरेज की, मतलब डाइजेशन, पाचन के हो गया, ब्रीदिंग के हो गया, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस जो है वो क्या इसको इफेक्टेड करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी भी बिल्कुल इफेक्टेड करता है। अगर एक की ग्रोथ जो है फास्ट हो गया, एक की ग्रोथ जो है स्लो हुआ, तो इस कंडीशन में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरा शरीर की जटिलता, अब शरीर की जटिलता जैसे हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल की बॉडी स्ट्रक्चर
थोड़ा डिफरेंट होता है, फीमेल की अलग होता है। तो ये इस तरह से ये ज़्यादातर दोनों जो है वो एक दूसरे को अफेक्टेड नहीं करता है। तो इसमें एक्चुअल में अफेक्टेड कौन करता है, एक तो आवाज़ कर रहा है और दूसरा जो फिजियोलॉजी शारीरिक जो है ग्रोथ वगैरह जो है इसमें आता है। तो ये दो फैक्टर है, दोनों इफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। एक से अधिक विकल्प, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ये इस तरह की इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जो फर्स्ट बहुत ही बेसिक चीज़ें जो डेफिनेशन के तौर पे हम लोग ले सकते हैं प्रजनन का, उसका महत्व का या उसके फीचर्स के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शंस के जो प्रकार हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शंस के प्रकार में हम लोग दो बेसिक टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार। तो देखिए रिप्रोडक्शन में हम लोगों को दो टाइप्स के देखने हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल और दूसरा हम लोग बात करते हैं कौन सा, सेक्सुअल। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक लैंगिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल की, तो जैसे आप सबको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, प्रजनन की वह विधि जिसमें जनन इकाई की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कोई एक जनक ही क्या करता है, नए संतति का निर्माण करता है, तब इसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। और यहाँ पर क्या होता है, दो अलग अलग जनन होगा, नर और मादा दोनों के में जनन इकाइयाँ बनेंगे, युग्मक, और दोनों युग्मक में फिर क्या होगा, फ्यूजन्स होगा, और उसके बाद अगर नई संतति का निर्माण हो रहा है तब उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ें। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं गेमिट फॉर्मेशन। गेमिट फॉर्मेशन मतलब युग्मकों का निर्माण। यहाँ पर क्या होता है, मे बी और मे बी नॉट बोलते हैं। ठीक है, मतलब युग्मकों का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हो भी सकता है और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, युग्मकों का जो निर्माण है, ठीक है, गेमिट फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है, होगा। गेमिट फॉर्मेशन ये क्या होता है, होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। इसमें पहले इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं डेफिनेशन के तौर पर ही, फिर इसके बाद हम लोग इसको डील करेंगे। गेमिट फॉर्मेशंस के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें लेते हैं कि जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गेमिट निर्माण तो हो गया, फ्यूजन की बात कर रहे हैं, फ्यूजन ऑफ गेमिट। फ्यूजन ऑफ गेमिट मतलब जो मेल गेमिट है और फीमेल गेमिट है दोनों की क्या होना, फ्यूज होना, मतलब संलयित होना, जुड़ने की क्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। तो इसका बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया, ये अगर इसमें बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो क्या होगा जी, प्रेजेंट होगा, मतलब फ्यूजन ऑफ गेमिट जो रहता है यहाँ पर पाया जाएगा या होगा। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है, इसमें रिसोर्स की, रिसोर्सेज मतलब जो एनर्जी वगैरह रहेगा, सोर्स जो भी इसको अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज करता है, इसमें रिसोर्सेज की क्या होता है, हानि नहीं होता है, की हानि नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, होता है। अब यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर मतलब वाहक जो रहता है इसकी आवश्यकता नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, वेक्टर मतलब समझ में आ गया,
जो मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचाने का काम करे। ऐसा कोई भी माध्यम हो, चाहे वो वायु हो, चाहे जल हो, चाहे फिर जीव जंतु हो, इसको वेक्टर बोल रहे हैं। तो एसेक्सुअल होगा तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो गैमिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम बात करते हैं ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मतलब इसमें एक जनक होता है, एक ही जनक से संतति का निर्माण होगा। ये कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है, मतलब दो जनक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, आनुवांशिक रूप से समान संतति का निर्माण होता है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से समान संतति उत्पन्न होता है। अब आनुवांशिक रूप से समान संतति उत्पन्न होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। यही क्या होता है, क्लोन होता है। मतलब यहाँ पर क्या बनता है, क्लोन बनेगा, किसमें, एसेक्सुअल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भिन्न भिन्न बनता है। ठीक है, भिन्न भिन्न संतति बनता है। ठीक है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, भिन्न भिन्न संतति उत्पन्न होगा। यहाँ पर क्या होता है, आनुवांशिक रूप से समान संतति मतलब क्लोन बनता है। अब क्लोन में क्या होता है, दो संतति जो एक दूसरे के एग्जैक्ट फोटोकॉपी रहेंगे, सेम रहेगा, तो उस प्रत्येक जो मेंबर है जो एक दूसरे के समान होता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, और वो वर्ड है रेमेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आगे इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल में ही पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। क्लोन की प्रत्येक सदस्य रेमेट कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पर क्या होता है, क्लोन नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है, तो ये हम बात कर सकते हैं किस में आ जाएगा, सेक्सुअल में। दूसरा ये हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन एब्सेंट होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ वेरिएशन मतलब विभिन्नता। अब चूंकि एक ही जनक है, तो एक ही जनक रहेगा तो दो अलग अलग जीन तो आएगा नहीं। जनक एक है तो जेनेटिक मटेरियल भी सेम रहेगा, वही जेनेटिक मटेरियल संतति में जाएगा, तो कोई भी लक्षण चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एसेक्सुअल में विभिन्नता नहीं आती है, यहाँ पर विभिन्नता आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों को क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल से रिलेटेड रखना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चूंकि एक पेरेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, पाया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। तो ये इस तरह से हम बात कर सकते हैं, किसके लिए हो जाएगा, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। अब हम इसमें डिफाइन करेंगे एसेक्सुअल को, फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो चलिए, हमारा मेन जो हेडिंग है वो है इसमें टाइप्स ऑफ में फर्स्ट टाइप, जिसमें फर्स्ट टाइप हम लोगों को लेना है कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें जनन इकाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एक जनक ही संतति का निर्माण करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक है।